हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करेंगे सामाजिक अध्ययन या कहें सामाजिक विज्ञान के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, हमारा टारगेट सीटेट 2022 है, जिसको 120 प्लस क्रैक करना भी हमारा टारगेट है। अगर आप चाहते हैं कि 120 प्लस आप लेकर के सीटेट 2022 को क्रैक कर पाएं तो आपको स्मार्टर एवरीडे से जुड़ना चाहिए। ये आपकी एसएसटी की फर्स्ट क्लास है, एसएसटी की पहली क्लास है। और आज की इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्मार्टर एवरीडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पूरा एग्जाम आपका यहाँ से क्रैक हो जाएगा बाय एसपी सर। ठीक है, 30 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस होंगे। बस इनको आप रट ही लीजिए, पहली क्लास आपके सामने है। देखिए, जो भी क्वेश्चन जिस पेपर में पूछा गया है वह डेट उसमें मेंशन है। जैसे ये 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। कक्षा 6 से 8 तक का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फिर बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट मोमेंट प्लीज। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है? अबुल फजल, रामसुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्ने या मुजफ्फर आलम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट इसमें क्या होगा? मुजफ्फर आलम। कौन है? मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। बाकी आपका अबुल फजल हो सकते हैं, जियाउद्दीन बर्नी हो सकते हैं, रामसुंदरी देवी, इनके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है, लेकिन मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, मान लीजिए आप क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्रोतों में से, ये जो नीचे सोर्सेज दिए हुए हैं, इनमें से किस स्रोत को यूज करना गलत होगा? लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां या गुफा चित्रकारी। क्वेश्चन 2019 का है, 7 जुलाई का। प्यारे दोस्तों, इसमें अगर आप बच्चे को प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हस्तलिपियां जो है यह प्रयुक्त करना गलत होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने के लिए आप लघु चित्रकारी का यूज कर सकते हैं, शिलालेख का यूज कर सकते हैं, गुफा चित्रकारी का यूज कर सकते हैं। हस्तलिपियां यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। यही इसमें प्रयुक्त करना गलत होगा। क्या? हस्तलिपियां। ऑप्शन सी जो है आपका वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जातक क्या है? ये कथाएं हैं। जातक कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। क्या हैं ये जो जातक हैं? पहले इसको समझिए, फिर ऑप्शन देखेंगे। जो जातक हैं ये कथाएं हैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में सुरक्षित किया गया है या संरक्षित किया गया है, लिखा गया है ना। तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इनकी जो रचना है वह सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ओके, तो ये जो जातक हैं ये कथाएं हैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इनमें इतनी बात क्लियर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी, एक सेकंड, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी। देखिए, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था, या यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबर शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सी है आपका, आईने अकबरी के विषय में हमें सही बात ढूंढनी है। तो आईने अकबरी यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं, अकबर के जो प्रशासन के अनेक अलग अलग प्रकार के पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत
करता है। आपको पता है कि आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का ही एक भाग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया, ये जो आईने अकबरी है यह अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का ही एक भाग है, ठीक है। और जो अकबरनामा है किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अकबरनामा की। अकबरनामा की बात कर रहे हैं। अकबरनामा 3 भागों में है। कितने भागों में है, 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। जिसमें से जो अकबरनामा है यह 3 भागों में है, इसमें से जो इसका तीसरा भाग है उसको आईने अकबरी कहा गया है, जिसकी रचना अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में की गई है। बात यहां तक क्लियर होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी, किसमें, गुरुमुखी यानी कि पंजाबी लिपि में संकलित किया? वो थे हमारे गुरु अंगद, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे, ठीक है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका जो मूल नाम था वो लहना था। क्या था, इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने जो है कि नानक द्वारा शुरू की गई जो लंगर व्यवस्था थी, संगत और पंगत, उसको आगे बढ़ाया और इन्होंने गुरुमुखी यानी कि पंजाबी लिपि का आरंभ किया और आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को भी संकलित किया, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट वन हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? ये स्रोत क्या होते हैं? जिन प्रमाणों के आधार पर अतीत की यानी कि जो समय बीत गया उसकी घटनाओं का एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उन्हें ही स्रोत कहते हैं। स्रोत जो होते हैं, ये जो स्रोत होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले तो प्राथमिक आते हैं और दूसरे द्वितीयक आते हैं। प्राथमिक में हमारे कौन कौन आ जाते हैं? जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्या, जो प्राथमिक स्रोत होते हैं उनके अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है। प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री कौन कौन सी? जैसे कि हमारे स्मारक हो गए, है ना, या सिक्का हो गए, और जैसे कि जनगणना रिपोर्ट हो गई, ये भी हमारा प्राथमिक स्रोत है ना। और जैसे कि हमारा संविधान हो गया, ये भी प्राथमिक स्रोत है। और जन्म मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड हो गया, ये भी हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है ना, प्रत्यक्ष और प्राथमिक। और जो बाकी बचता है जैसे कि कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, ये द्वितीयक स्रोत में आएगा। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत जैसे पुस्तकें हो गई, जीवन चरित्र हो गया, इतिहास की पाठ्यपुस्तकें हो गई, ये सारी द्वितीयक स्रोत में आती हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत ये आएगा। बाकी जनगणना रिपोर्ट हो गई, पंजीकरण रिकॉर्ड, संविधान, ये सब हमारा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई। ऑप्शन जो सी है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। BCE का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्पररी एरा, या फिर बिफोर क्रिश्चियन एरा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। BCE का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए, भारत में जो आरंभिक मानव थे उन पर समझ के लिए इनमें से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? गिरनार का शैलाभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि मध्य प्रदेश क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा, कौन सी गुफा? भीमबेटका। क्या नाम हो जाएगा? भीमबेटका नाम है, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका जो गुफा है वह विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीन गुफा है भीमबेटका, ठीक है। इसमें प्रस्तुत सामग्री प्राप्त हुई है जो कि मध्य पाषाण काल यानी कि 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित है। यहाँ पर जो आखेटक थे,
कृषक थे, ग्वाले थे, उनका चित्र बना हुआ है, वो चित्रित है। और प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर मिले हैं इस गुफा में, इसीलिए मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है यह प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वो गलत है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और ना ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, बात बिल्कुल सही है। देखिए मौखिक है ना, जनजातीय समाज अपनी अनेक प्रकार की किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है ना। आज हम लोगों को कोई जरूरत होती है सीधा पैसा देकर के खरीद लेते हैं। पहले क्या होता था, अदला बदली चलती थी, है ना, आप हमें गेहूं दे दो हम आपको चावल दे देंगे। इस हिसाब से समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। पांडुलिपियां जिसको हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। अच्छा, पहली तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको कि पांडुलिपियां होती क्या हैं। प्यारे दोस्तों, पांडुलिपियां यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स उस दस्तावेज को कहा जाता है जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं पांडुलिपियां जो हैं डैश पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां आपकी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। कहां? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। और ताड़पत्र के बाद आपका भोजपत्र आया, ताम्रपत्र भी आया, स्वर्ण पत्र, इनका भी प्रयोग होने लगा था। ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन हियर। नेक्स्ट वन इज स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह, ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है कि प्राथमिक और तृतीयक दोनों है? प्यारे दोस्तों देखिए, ये जो संग्रह है कि ये जो स्रोत होते हैं मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, है ना। प्राथमिक में यहाँ पे वो चीजें आती हैं जो अन्वेषक खुद तैयार करता है, खुद उसका अन्वेषण करके जो हम स्वयं तैयार करते हैं वो प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। और जो दूसरों के द्वारा संग्रहित किया जाता है डाटा वो हमारा द्वितीयक में आएगा। दूसरों के द्वारा कलेक्ट किया गया जो डाटा है, जो भी कुछ जानकारी है वो द्वितीयक में आता है। ठीक है, और जिसका अन्वेषण हम खुद करते हैं वो प्राथमिक में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द्वितीयक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत बड़ा इशू नहीं है, सीधा सा आंसर है इसका, है ना। खुद कर रहे हो प्राथमिक में आएगा, दूसरों के द्वारा मिला द्वितीयक में आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट वन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है 6 से 8 तक 21 फरवरी। अभिलेखागार वह स्थान है जहां, अभिलेखागार देखिए इसको ऐसे समझिए, अभिलेखागार जो है यह हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने? दो शब्दों से। एक तो पहला वर्ड है हमारा अभिलेख, कैसा? अभिलेख है। दूसरा वर्ड इसमें है हमारा आगार, क्या? आगार। बात समझ में आ रही है? पहला वर्ड है अभिलेख, दूसरा है आगार। ये जो अभिलेख है, अभिलेख का तात्पर्य होता है ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेज। ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेज इसका मतलब अभिलेख का मतलब है। ठीक है, और आगार का मतलब होता है रखने का स्थान। आगार का मतलब होता है रखने का स्थान। इस प्रकार अभिलेखागार वो स्थान हो जाएगा जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां और दस्तावेजों को, आगार मतलब रखा जाता है ना। ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं, क्योंकि अभिलेख का मतलब होता है ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेज, है ना, और आगार का मतलब होता है रखा जाना। ओके, बात यहां तक क्लियर होती है। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेनदार कहा गया है? किन 3 राजवंशों को मुवेनदार कहा गया है? संगम कविताओं में मुवेनदार जो शब्द है यह प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के लिए, कितने?
तीन राजवंशों के लिए सम्मिलित रूप से यूज किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। और ये जो तीन राजवंश थे वो आपके चोल, चेर और पांड्य थे। कौन? चोल, चेर और पांड्य थे, जिनके लिए ये जो वर्ड है मूवेंदार इसको कहा गया है। ठीक है, बात क्लियर होती है। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? सुल्ताना का स्वप्न क्या है? सुल्ताना का स्वप्न ये नामक कहानी की लेखिका कौन थी? वो आपकी थी इसमें से आपका सखावत हुसैन। कौन है? रुकैया सखावत हुसैन जो थी यह सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो किताब थी, जो पुस्तक थी, वह 1905 में लिखी गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो सन भी पूछ सकता है कब लिखी गई थी। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की जो लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन है। 1905 में ये पुस्तक लिखी गई थी और 1908 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1908 में प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका रुकैया सखावत हुसैन है वो राइट होता है। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। अच्छा, ये जो विनय पिटक एक ग्रंथ है, इसमें है क्या? इस ग्रंथ में वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। क्या? विनय पिटक एक ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है ये विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो ये अभिलेखित करता है। क्या अभिलेखित करता है? बौद्धियों के नियम को अभिलेखित करता है। इसमें बौद्धियों के लिए जो नियम बनाए गए थे भिक्षु संघ के लिए, उनका इसमें कलेक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऋग्वेद के विषय में हमें बताना है। 3 कथनों पर विचार करना है जो कि नीचे दिए गए हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इन पर विचार करना है और सही उत्तर हमें ढूंढना है। ये 4 ऑप्शन है इसमें से। देखिए, जो ऋग्वेद है इस पर बात करते हैं। आप सभी को पता है वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। बात हमें करनी है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है इस बात को भी लिख लीजिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अच्छा, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था? जी नहीं, इसको काट दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लगभग 1200 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है। कब? लगभग 1200 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है। ठीक है, ये बात सही है। इसकी रचना प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। इसकी रचना प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। बात ये यहाँ पे सही हो जाती है। और यह भी सही है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। कितनी? 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? जिन्हें सूक्त कहा गया है। 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम देवता। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है, ये दोनों ही सही हैं। यानी कि 1 गलत है, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1 गलत है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट हो जाएगा। एक शिक्षक यानी कि एक टीचर है जो भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? प्यारे दोस्तों, जो है कि एक कार्य योजना के लिए जो प्राथमिक स्रोत है वो हमारे आत्मकथाएं हो जाएंगी। समाचार पत्रों का पूरा लेखागार प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। मौखिक इतिहास हमारा जो है कि प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। लेकिन उपन्यास जो है यह हमारा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही पूछ रहा है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है, उपन्यास नहीं है। उपन्यास हमारा प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत ही गजब क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन एकदम से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है? ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक, क्या नाम है? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो ये जो थे हमारे आर्यभट्ट थे, इन्होंने संस्कृत में लिखी थी। किसमें? संस्कृत में लिखी थी। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो दशमलव आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? दशमलव पढ़ते हैं, है ना? दशमलव पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, है ना? इनका आविष्कार इन्होंने ही किया था। किसने? आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। पाई का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है,
आर्यभट्ट सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। पाई का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट थे, दशमलव का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट ही थे। ठीक है, और यह जो थे आर्यभट्ट, ये गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये किस में लिखी थी इन्होंने? संस्कृत भाषा में लिखी थी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय आपको कोई जो है कि ऐतिहासिक वर्णन करना है, हिस्टोरिकल एक्सप्लेन करना है कोई, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो हमें उसके कारणों से संबंधित और उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, इस बात पर विचार करना इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा। और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है कि बहुत देखिए, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? किस प्रकार से लिखा जा सकता है? डियर फ्रेंड, ऑप्शन ए एडी 2012 क्या लिखा जा सकता है? एडी 2012 भी लिखा जा सकता है। सुनिए मेरी बात, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को लिखने के लिए बीसी, क्या बीसी, किसमें? जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, उसमें वर्ष को लिखने के लिए जो है कि बीसी और एडी है ना। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनो का प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए सन 2012 को एडी 2012 भी लिखा जा सकता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनो। बात यहां तक क्लियर होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, जिसे जाना जाता है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में ही लिख दिए गए, वह हमारा अर्थशास्त्र है। क्या है? यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र कहलाता है चाणक्य अर्थशास्त्र, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जस्ट मोमेंट, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथन ए और बी विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं ए और बी, इन पर हमें विचार करना है और इसमें से हमें सही उत्तर बताना है कि इसमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बात तो ठीक लग रही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी कि जो पांडुलिपियां होती थी वह ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, अभिलेख जो थे वह पत्थरों पर, कठोर जो है, जो कठोर चीजें होती थी, सतह जो कठोर होते थे उन पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोनों ही बातें सही है, सिंपल सी बात है। पांडुलिपियां जो है वो प्राचीन संहिताएं हैं जिसे ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी गई थी। अभिलेख भी एक प्रकार की क्या है? संहिता ही है, जिसे कठोर चट्टानों और धातु पत्रों पर लिखा गया था। इसलिए यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। हैंगियोग्राफी संबंधित है, ये किससे संबंधित है? जो हैंगियोग्राफी है यह संत के जीवनी, क्या? संत के जीवनी लेखन से जो है संबंधित है। संत के जीवनी लेखन को हैंगियोग्राफी कहा जाता है, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। किसका? चमत्कारी व्यक्तित्व का वर्णन होता है, संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हैंगियोग्राफी। आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज क्लास के लास्ट में आप एक कमेंट जरूर करके जाएंगे, बताएंगे क्लास कैसी रही, कितना आपको समझ आया, और एक्सप्लेन करना है कि कम करना है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना, ने राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो संस्कृत भाषा में, किसमें? किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, हर्षचरित के नाम से लिखी है। किस नाम से? हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी जो जीवनी थी हर्षचरित उसको संस्कृत में लिखा है। आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? हमने पीछे पढ़ा था, इस क्वेश्चन को शुरुआत में ही पढ़ा था।
तो वो क्वेश्चन था हमारा जो शैल चित्रकला वाला, वो हम किस में बात कर रहे थे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की, जो कि विश्व की जो है प्राचीन गुफा के नाम से है, गुफा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सारे ही सीटेट के क्वेश्चन चूज करके निकाले गए हैं। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? किसका? नाथ साहित्य का जो संबंध है वह बंगाली से है। किससे है? बंगाली से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय से संबंधित जो साहित्य होता है उसको नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि यानी कि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। क्या? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले मत्स्येंद्र नाथ थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है हर एक क्लास में। देखिए जो लेकिन जो डिस्कशन है वो भी जरूरी है ताकि आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो सकें। कॉमन एरा क्या है? इसीलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा यानी कि क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकृत है। ठीक है, क्रिश्चियन एरा ही कौन क्रिश्चियन एरा ही जो है ये कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन एरा अलग है कॉमन एरा अलग है, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन एरा को ही कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में यह पूरे वर्ल्ड के अधिकांश हिस्सों में एक्सेप्ट किया गया है, मान्य है, इसलिए इसे कॉमन एरा कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर होती है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहां अतीत के यानी कि बीते हुए समय के स्मृति शेष मिले, अवशेष मिले, पुरानी चीजें मिले, है ना, वही हमारे ऐतिहासिक स्थल कहलाते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शायद नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? डियर फ्रेंड, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। किसका? आधुनिक इतिहासकार जो आदिवासी जनजाति लोग हैं, लोगों का जो इतिहास है वो लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है। कौन कौन से? हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और हिंदू भारत और मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत, 3 भागों में बांट दिया। 3 कालों में हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? इस विभाजन का क्या आधार होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास।